नमस्कार। मैं मिजानुर हसन। यहाँ जो व्याख्यान मैं दे रहा हूँ वो व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए है जो इग्नू बीए के छात्र हैं। ESD 8 ब्लॉक 4 जो कार्यालय हिंदी है, मैं आज उसकी व्याख्या दूंगा। तो कार्यालय हिंदी वो हिंदी है जिसका दैनिक व्यवहार, वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है। कार्यालयी भाषा में भाव, कल्पना आदि की अभिव्यक्त करने वाले शब्द नहीं होते हैं। कार्यालयी भाषा में शिल्प पक्ष की सशक्त नहीं होती है। कार्यालय की अपनी एक शब्दावली होती है, अपने परिभाषिक शब्द होते हैं, उनका सीमित अर्थ होता है, जिनका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन नित्य प्रति करते रहते हैं। तो कार्यालय हिंदी का सामान्य अर्थ वो है कि वो हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालय में दैनिक कामकाज के लिए होता है। ध्यान रखिए कि कार्यालय हिंदी क्या है। कार्यालय हिंदी वो हिंदी है जिसका प्रयोग हम कार्यालय में दैनिक कामकाज के लिए करते हैं। शासकीय कार्यालय, न्याय, विधि आदि में उसी भाषा का प्रयोग होता है। तो कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य होते हैं, विभिन्न तरह के कार्य हैं। वो कार्य के बारे में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि कार्यालय हिंदी के भी प्रकार होते हैं, वो अलग अलग प्रकार है। कार्यालय हिंदी के प्रमुख 4 प्रकार के होता है। एक तो प्रशासनिक हिंदी, एक व्यावसायिक हिंदी, एक साहित्यिक हिंदी और एक तकनीकी हिंदी। तो आज जो हम लोग व्याख्या करेंगे वो कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य, प्रारूपण, टिप्पण, पल्लवन और संक्षेपण की। प्रारूपण का समानार्थिक अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग है, जिसे अंग्रेजी में प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। हिंदी के प्रारूपण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आलेख, प्रारूप, मसौदा आदि। इनके लिए ये सब शब्द प्रचलित है। प्रारूपण या लेखन का तात्पर्य है कि समस्त ज्ञात सूचनाओं के आधार पर किसी पत्र की प्रारंभिक रूपरेखा, जिसे सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। हम इस ढांचे को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम प्रारूपण या मसौदा या आलेखन कहते हैं। संक्षेप में, प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान के संबंधित विषयों के लिए कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा तैयार वो कच्चा आलेख है जो किसी निश्चित नियम एवं कार्यविधि के दायरे में रहकर किए हो। तो इस संदर्भ में भोलानाथ तिवारी भी इनके भी एक परिभाषा है प्रारूपण की। इन्होंने कहा कि प्रारूपण किसी भी सरकारी या व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत किसी विषयक नियुक्त व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया वो प्रथम आलेख या कच्चा रूप है, जो एक निश्चित प्रणाली, निश्चित वाक्यवाली, निश्चित नियम एवं औपचारिकताओं तथा पारंपरिक स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रहा है कि प्रारूपण क्या है। तो प्रारूपण का क्षेत्र हम कह सकते हैं कि प्रारूपण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय तक, दूसरे मंत्रालय से तीसरे मंत्रालय तक, मंत्रालय से निदेशालय तक, निदेशालय से छोटे मोटे कार्यालय तक, या
या व्यावसायिक से इस संस्था से उस संस्था तक, इन सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। हम अब आएंगे कि प्रारूपण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम प्रारूपणकर्ता को ध्यान में रखकर प्रारूपण की तैयारी कर सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं प्रारूपण लिखते समय या करते समय, उसको प्रतिष्ठा करते समय या तैयार करते समय। तो प्रारूपण तैयार करते समय प्रारूपणकर्ता को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, वो इसमें इनके है, इनकी प्रारूपण की प्रमुख विशेषता में है। जैसे पहली विशेषता है उनकी शुद्धता। सरकारी या राजकीय पत्रों में शुद्धता एक महत्वपूर्ण गुण होती है। किसी भी सरकारी जो पत्र होते हैं उसमें शुद्धता होती है, उसमें एक गुण होता है शुद्धता। प्रारूपणकर्ता को हमेशा पत्रों या फिर प्रारूपण तैयार करते समय शुद्धता की ओर ध्यान रखनी चाहिए। व्यावसायिक संस्थानों के पत्राचार की शुद्धता पर उन संस्थाओं की सख्त निर्भर होती है। सरकारी पत्र में संदर्भ, निर्देशों, पत्र क्रमांक के लिए जो भी दिए जाते हैं, तारीख तथा साक्ष्य जो दिए जाते हैं आदि में महत्वपूर्ण बातें होती है, उसी को ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसमें से कोई छूट जाते हैं तो वो शुद्धता नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, संक्षिप्तता। तो पहले संक्षिप्तता, ये नाम सही स्पष्ट है, संक्षेप करना, संक्षेपण या संक्षिप्तकरण, संक्षेपण छोटा करना। प्रारूपण लेखन में कम शब्द में जरूरी सभी बातों का उल्लेख कर देना जरूरी होता है। कम में अधिक, इधर उधर की तैयारी, संदर्भ रहित बातें लिखने की छूट नहीं मिलती। इसके लिए विषय का सम्यक ज्ञान और भाषा की सामर्थ्य दोनों ही अपेक्षित है संक्षिप्तता के लिए। तो इस संक्षिप्तता के लिए प्रारूपणकर्ता को ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, संपूर्णता। प्रारूपण तैयार करते समय संबद्ध विषय को उद्धृत करना प्रारूपकार की पहली जिम्मेदारी होती है। प्रारूपणकर्ता की पहली जिम्मेदारी होती है। पत्रों की प्रस्तुति इस ढंग से हो कि सभी आवश्यक सूचनाएं, आदेश, जो विषय वस्तु होते हैं, बिल्कुल पूर्ण प्रतीत हो। अनिश्चितता की कोई स्थान उसमें नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से संपूर्ण रूप में होनी चाहिए, ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रारूपण की विशेषता औपचारिकता, जिसे हम अंग्रेजी में फॉर्मेलिटी कहते हैं, यह नाम से स्पष्ट है, आप सब जानते हैं कि औपचारिकता क्या होती है। तो सरकारी पत्र में व्यक्ति सूचक शब्द अथवा अधिक निकटता प्रकट करने वाले शब्द जैसे क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए धन्यवाद आदि का प्रयोग नहीं होता है। इसमें औपचारिकता का प्रयोग होना चाहिए, इसमें हमेशा अनौपचारिकता की प्रयोग नहीं होनी चाहिए। वाक्य सदैव अन्य पुरुष में ही होते हैं। इसमें वाक्य में क्या होता है, सदैव सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें तीन पुरुषों में केवल अन्य पुरुष का ही प्रयोग होता है और प्रथम और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है, मैं और हम का प्रयोग नहीं होता है। इस बात के ध्यान रखनी चाहिए। किसको? प्रारूपणकर्ता को। नेक्स्ट, शिष्टता। शिष्टता भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी प्रारूपण की।
प्रारूपण की शैली औपचारिक और तथ्यात्मक होते हुए भी उसके प्रस्तुतिकरण की भाषा विनम्र और शिष्टतापूर्ण होती है। जनता को लिखित पत्र में शिष्टता का अधिक महत्व होता है, इसलिए प्रारूपणकर्ताओं को या प्रारूपणकार को शिष्टता की ओर ध्यान देनी पड़ती है। नेक्स्ट, नियमों का पालन। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी। कुछ सरकारी पत्र के प्रारूपण तैयार करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका अनुपालन जरूरी होता है। जैसे ज्ञापन के प्रारूपण में अभिवादन नहीं होता है, आप जानते हैं। अन्य पुरुष में लिखे इन पत्र की विषय वस्तु एक ही अनुच्छेद में समाप्त हो जाती है। तो इन सब की बात को ध्यान में रखनी चाहिए, इसमें नियमों का पालन करते समय, ये सब देखते समय। ये इसके बाद हम लोग आते हैं इनकी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है तटस्थता। हालांकि जानते हैं सब तटस्थ होकर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रारूपकार बिना किसी पक्ष के प्रारूपकार या प्रारूपणकर्ता बिना किसी पक्ष की ओर दबाव या झुकाव के पूर्वाग्रह से हीन यथार्थ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे प्रारूप को तैयार करता है। किसी पक्ष विशेष के प्रति अपने व्यक्तिगत झुकाव या हार्दिकता को जाहिर नहीं करते हैं। अगर वो जाहिर करते हैं तो प्रारूपणकर्ता के दोष हो गए, तो एक अच्छे प्रारूप तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। तो हमें क्या क्या होना चाहिए प्रारूपण तैयार करते समय? हमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो उनकी विशेषता हुआ, इनके तो गुण हुए कि प्रारूपण कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन प्रारूपण तैयार जब हम करेंगे तो उसके कुछ अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से अंग हैं? तो प्रारूपण तैयार करते समय जिनका ध्यान रखना आवश्यक है वो है शीर्षक की ध्यान में रखना चाहिए। संख्या, ऊपर जो संख्या होता है, जो क्रमांक संख्या होता है, वो संख्या में क्या होता है, वो संख्या का ध्यान रखना चाहिए। और दिनांक देना चाहिए, कौन से दिन में वो भेज रहा है, कौन से दिन में वो प्रारूपण तैयार कर रहा है, डेट देना चाहिए, दिनांक। प्रेषित किसको भेज रहा है, कौन भेज रहा है। विषय एवं संदर्भ, विषय देना होगा, किस संदर्भ में वो लिख रहा है। संबोधन, किसको भेज रहा है, वो उसको संबोधन करेंगे, संबोधन का भी ध्यान रखना चाहिए। मूल कथ्य निर्देश, स्वनिर्देश एवं हस्ताक्षर, अंत में हस्ताक्षर भी होना चाहिए। संलग्नता, पृष्ठांकन भी होना चाहिए उसमें। संकेताक्षर, संकेत उसमें देना चाहिए कि कौन कौन सा भेजा गया है, उसमें क्या क्या है। और संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर आदि जो लिख रहे हैं उसका एक छोटा हस्ताक्षर आदि, उन पे इन सबका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हुआ प्रारूपण। तो प्रारूपण का बहुत सारा पैटर्न है, इसका अलग अलग प्रारूपण है, उसमें कोई भी एक उदाहरण आप उसमें देख सकते हैं। हम नेक्स्ट आएंगे कार्यालय में जो कार्य होता है, वो कार्य में दूसरा हम लोग आएंगे टिप्पणी, जिसे हम टिप्पण भी कहते हैं। टिप्पणी को हम क्या कहते हैं? टिप्पण भी कहते हैं। तो टिप्पण या टिप्पणी मूलतः अंग्रेजी शब्द नोटिंग के हिंदी पर्याय है। नोटिंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं? टिप्पणी या टिप्पणी। यह भी एक प्रकार का प्रारूप जो लेखन है, प्रारूपण है, उसी का ही एक अंग है, मुख्य अंग है टिप्पण।
किसी भी देखो टिप्पण हम बताएंगे कि टिप्पण क्या है, टिप्पण किसे कहते हैं। किसी भी विचाराधीन, किसी भी विचार के लिए जो अधीन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालय में लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालयों अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है, उन्हें टिप्पण लेखन कहते हैं। तो टिप्पण लेखन के लिए हमें कौन कौन से बात में ध्यान रखने चाहिए? बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसमें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? एक है पूर्व पत्र का सारांश, इन बात पर ध्यान रखना चाहिए। और जिस प्रश्न पर वो निर्णय किया जाता है उसका विवरण विवेचन, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और जो उस संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है उस विषय में सुझाव, वो सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव क्या क्या है उसमें दे सकते हैं, उसका भी ध्यान रखने चाहिए। तो टिप्पणी लेखन में इन सब की ध्यान में रखकर ही टिप्पणी लिखी जाती है। आप समझिएगा कि टिप्पण और टिप्पणी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है। टिप्पण को ही टिप्पणी कहलाता है। टिप्पण मूलतः 4 प्रकार की, सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 प्रकार के हम देख सकते हैं, 4 प्रकार से। एक है सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण, सामान्य टिप्पण वो है जो पूर्व इतिहास का वर्णन नहीं होता है, जो सामान्य रूप में जो मूल विषय है उन मूल विषय को उसमें लिखना ही उसको सामान्य टिप्पण कहलाते हैं। और एक है नेक्स्ट 2 नंबर है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। स्वतः पूर्ण टिप्पणी नाम से स्पष्ट है कि स्वतः पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, पूरा विश्लेषण के साथ। स्वतः पूर्ण टिप्पणी पूरा विश्लेषण के साथ टिप्पणी तैयार की जाती है, जिसको हम स्वतः पूर्ण टिप्पणी कहलाते हैं। तो स्वतः पूर्ण टिप्पणी, उसके बाद हम आते हैं कि अंतर्विभागीय टिप्पणी। अंतर्विभागीय टिप्पणी, अंतर्विभागीय टिप्पणी क्या होता है कि ऐसे टिप्पणी का प्रयोग जो 2 विभाग के बीच भेजे होता है, के बीच जो भेजा जाता है 2 विभाग के बीच में, वो टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा? अंतर्विभागीय टिप्पणी। किसी विभाग से कोई भी बातें मांगनी हो तो इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अंतिम वो है नेमी टिप्पणी। नेमी टिप्पणी वो है जो छोटी छोटी टिप्पणी होती है, जो एक प्रकार क्या कहते हैं, सरकारी कार्यालय में ऐसे टिप्पणी का प्रयोग अधिक होते हैं। किसी भी कुछ भी का विषय के लिए, संदर्भ के लिए कुछ लिखना हो तो उसे नेमी टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। तो हम पूर्ण रूप से टिप्पणी के कितने प्रकार के हम देख सकते हैं? टिप्पणी के 4 प्रकार। एक तो सामान्य टिप्पण, स्वतः पूर्ण टिप्पण और अंतर विभागीय टिप्पण, और अंतिम में है नेमी टिप्पण। तो अब आते हैं हम लोग टिप्पणी की विशेषताएं। टिप्पणी की कौन कौन सी विशेषता है, या टिप्पणकर्ता को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसकी विशेषता है, इसकी पहली विशेषता है समस्या का समाधान। टिप्पणकर्ता के विचार प्रकट करने के लिए या लिखते समय विचाराधीन समस्या का हल या सुझाव बताना चाहिए। उसमें जो विषय लिख रहा है, उसमें जो विचार करेंगे, उसमें जो समस्या आएंगे, उस समस्या के साथ साथ वो सुझाव देते रहेंगे। ये उनकी पहली विशेषता है टिप्पण की या टिप्पणी की कि समस्या का समाधान। नेक्स्ट विषय का उपविभाजन। टिप्पणकर्ता विचाराधीन पत्र पर विचार करते हुए पत्र के विषय में उपविभाजन करता है और पहले अनुच्छेद के बाद सभी अनुच्छेद पर क्रमशः 2 से आरंभ करके आगे का क्रम देता है।
तो इनका भी ध्यान टिप्पणकर्ता को रखनी चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर, पुनरुक्ति दोष से मुक्त या फिर पुनरावृत्ति से या पुनरावृत्ति दोष से मुक्त। अच्छे टिप्पणकर्ता की टिप्पणी में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है। टिप्पणकर्ता को विषय की समझ, विवेक, सम्मत भाषा और तर्क संगतता से संभव होती है। तो टिप्पणीकर्ता को सबसे की विशेषता ये है कि पुनरावृत्ति ना हो। अगर किसी वाक्य दोबारा आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं, तो उसमें दोष माने जाएगी। इसीलिए टिप्पणकर्ता को इस बात की ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आक्षेपों से मुक्त। ये सबसे एक अलग इसकी विशेषता है, व्यक्तिगत आक्षेपों से मुक्त। टिप्पणियां लिखते समय कार्यालय के वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी, सीनियर हो या जूनियर अधिकारी होते हैं उसमें, या कर्मचारी होते हैं, के बारे में व्यक्तिगत आक्षेप ना लेने की सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ मिस बिहेवियर कुछ हुआ है, या फिर कुछ मान लो कि उसमें कुछ खराब व्यवहार किए हैं कोई किसी ने, तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे या फिर कुछ करेंगे। इस तरह की टिप्पणी लिखते समय उसके बारे में बुरा भला कहेंगे, गुण दोष बताएंगे, तो इन सब से बच के रखनी चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्तता। मैंने क्या बताया था कि संक्षिप्तता क्या है। संक्षिप्तता में संक्षेप करना, जितना हो सके उसको गागर में सागर भरने की बात। जैसे कम में अधिक बोलना ही संक्षिप्तता का मूल विषय है। कि टिप्पण का आकार संक्षिप्त होता है। टिप्पण का आकार क्या होता है? संक्षिप्त होता है। इसीलिए उसको संक्षिप्तपन के अर्थात संक्षिप्तकरण या संक्षेपण या संक्षिप्तता पर ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पष्टता। स्पष्टता भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्पष्टता, टिप्पणी तैयार करते समय टिप्पणकर्ता को स्पष्टता की ओर ध्यान रखनी चाहिए। या स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता है कि विचाराधीन विषय को सुस्पष्ट रूप से रखना पड़ता है। टिप्पणी तैयार करते समय क्या करना पड़ता है? विचाराधीन विषय को सुस्पष्ट रूप रखना पड़ता है। यह इनकी विशेषता है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ध्यान रखने की बात भी है कि अन्य पुरुष का प्रयोग। मैंने पहले भी बताया था कि प्रारूपण में कि अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। किसी भी लेख या फिर सरकारी कार्यालय में जो कामकाज होता है उसमें अन्य पुरुष का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अन्य पुरुष का प्रयोग में टिप्पणी में प्रथम पुरुष जैसे में हम का प्रयोग नहीं होता है। मध्यम पुरुष का भी प्रयोग बहुत कम के बराबर, मतलब प्रथम और मध्यम को छोड़ के तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आज ये हो गया टिप्पण या टिप्पणी। तो अब हम लोग का आएंगे पल्लवन। पल्लवन क्या है? पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन की विशेषताएं क्या क्या है? तो आज हम लोग कहते हैं पल्लवन। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द के रूप में लिया गया है। एक्सपेंशन का हिंदी पर्याय क्या है? हिंदी रूप पल्लवन है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। पल्लवन का समानार्थक क्या है? विस्तार अथवा फैलाव हुआ है। यह संक्षेपण का विरोधी शब्द है।
जाके हम लोग अभी भी बात, या फिर पल्लवन के बाद हम लोग फिर संक्षेपण में बात करेंगे तो उसमें संक्षेपण आ जाएंगे। तो संक्षेपण मतलब संक्षेप, छोटा रूप, और इसका पल्लवन मतलब फैला हुआ रूप, विस्तार। तो ये विलोम है इसका एक प्रकार का संक्षेपण का विरोधी शब्द कहते हैं, विलोम नहीं बल्कि एक विरोधी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 या 300 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं, तब उसे हम पल्लवन कहते हैं। कोई भी लोकोक्ति हो, कोई भी सूक्ति हो, कोई भी उदाहरण हो, जब हम उसके विस्तार से वर्णन करते हैं 300-400 शब्द में, 200-300 शब्द में, तो वो जो हम वर्णन कर रहे हैं, जो उदाहरण दे रहा है, जो कल्पना की उड़ान में हम कल्पना कर करके जो उसका रूप बना रहा है, उसी को कहते हैं पल्लवन या एक्सपेंशन। पल्लवन की प्रक्रिया होता है, कई प्रक्रिया है इसके, 3-4-5 प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। प्रक्रिया इसके बहुत महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया इसके कौन कौन सा है वो है अपने रुचि और समर्थन के अनुसार किसी भी विषय को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातों को पल्लवन की रचना प्रक्रिया के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो है विषय परक चिंतन। अब जो विषय आप जो लिख रहा है, आप जो आज इसका जो विषय लेंगे पल्लवन के लिए या फिर आप विस्तार से वर्णन करने के लिए, उस विषय में चिंतन जरूरी होते हैं। विषय परक चिंतन अर्थात उस विषय में क्या होता है, चिंतन जरूरी है। जैसे विषय का अर्थ स्पष्ट करना, विषय जो आप लिख रहे हैं उस विषय का अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है, उस विषय का विचार क्या है, उस विषय अर्थ के सूत्र में पकड़कर विभिन्न अंगों का व्याख्या के लिए वो दृष्टांत देना, वो क्या है वो उसको देना होगा। उसमें उस विषय में आप निष्कर्ष बताना होगा, उस विषय में आप भूमिका के रूप में बताने होंगे, प्रस्तावना के रूप में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, विचार बिंदुओं को कागज पर उतारना। विषय के बारे में जो विचार आपके मस्तिष्क में आते जाए उन्हें कागज पर उतारते जाए। जब हम किसी भी विषय लेते हैं, उस विषय पर जो आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी आते हैं, हमारे मन में कोई तरह की सोच आते हैं, कोई तरह के विचार आते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, कागज पर उतारते जाते हैं। और इसमें एक बात भी ध्यान रखनी कि अनावश्यक को छोड़कर, कोई बहुत सारे बातें आ जाते हैं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं हमारे मन में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सभी बातें उसमें ले, लेकिन अनावश्यक जो विचार है उसको छोड़कर शेष विचारों को क्रम से लगाया जा सकता है पल्लवन बनाते समय, या फिर मान लो कि उसको विस्तार से उनका वर्णन करते समय। नेक्स्ट, विचार बिंदुओं को एक रूपता देना। जो विभिन्न तरह के विचार है, उसमें विचार आते हैं, उस बिंदुओं को लिखने के बाद उनमें परस्पर संगति बिठलाना जरूरी है। उसके बाद आते हैं सामग्री के आकार का निर्णय। सामग्री क्या है, कितना सामग्री लिए है, कितने आकार का बनाना है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। विषय का पल्लवन करते समय उसके आकार और शब्द सीमा का ध्यान रखनी चाहिए। एक ही पैरे में विषय का, ऐसे पैराग्राफ होता है, एक ही पैरे में विषय का विस्तार करना चाहिए। शब्द की संख्या 200 या 300 होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई एक ही पेज में हो और वो शब्द उतना ना हो, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। विषय परक चिंतनों को लिखित रूप देना, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण इसकी प्रक्रिया है। विषय परक चिंतन को लिखित रूप देना। विषय पर चिंतन मनन कर लेने के बाद उन्हें कागज पर लिख देना बहुत ही जरूरी होते हैं। उसका प्रारंभ आकर्षक एवं अन्य हृदय पर अमिट छाप छोड़ने वाला हो। ऐसे लिखो, ऐसे विषय का चिंतन करो जो अंत आदि से अंत तक जो पढ़े उसके हृदय में वो अमिट छाप आ जाए, वो उसको अनुभव करे।
लिखते समय अधिक काट छाट नहीं होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, पल्लवित सामग्री का पुनरीक्षण करना। पुनरीक्षण करके यह देख लेना चाहिए कि विषय में संबद्ध विचार उसमें आए हैं या नहीं। पल्लवित सामग्री सूत्र लोकोक्ति के अनुरूप है या नहीं, इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए। तो पल्लवन की ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो पल्लवन की आप आए कि पल्लवन की विशेषता है, पल्लवन की कौन कौन सी इसकी विशेषता है। पल्लवन की पहली विशेषता यह है कि कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन, कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन की सबसे बड़ी विशेषता है। पल्लवन में मुख्य ध्यान कथ्य पर रहता है, अतः कथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन होना आवश्यक है। नेक्स्ट, विषय विरोधी विचार बिंदुओं का परित्याग। जो आप विषय ले रहे हैं इसके विरोधी जो विचार आएंगे उस बिंदुओं का परित्याग करना। पल्लवन करते समय विषय विरोधी विचारों, बहुत सारे विचार आएंगे जो विरोध में हो, उदाहरणों, उसमें उदाहरणों, तर्कों आदि को कोई स्थान नहीं दिया जाए। अगर स्थान दिया जाता है तो वो इसकी दोष माने जाएंगे। सरल भाषा का प्रयोग पल्लवन में लिखते समय, करते समय, पल्लवन हो, टिप्पणी हो, जो कुछ इसमें है तो सरल भाषा का प्रयोग होनी चाहिए। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि साहित्यिक भाषा का अलंकारिक रूप में इसका नहीं होता है। यहाँ व्यर्थ का विस्तार छोड़ना नहीं है। इसमें विचारों का कसावट पर जोर दिया जाता है। सटीक शब्द तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबे वाक्य का भी प्रयोग, लंबा वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता है। लंबे वाक्य का प्रयोग करेंगे तो वो उसका दोष माना जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अंतिम में, जो है वो है संक्षेपण। हालांकि जितने हम लोग बात करके आए हैं संक्षेपण, संक्षिप्तता, तो संक्षिप्तता ही एक प्रकार के संक्षेपण का एक रूप है। हम देखते हैं कि संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रिसाइज कहते हैं। संक्षेपण का अभिप्राय ऐसे रचना में है जिसको किसी विस्तृत लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भावों को मूल की अपेक्षा बहुत कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसमें मूल विचारों का आवश्यक तत्वों का समावेश रहता है। इसमें आवश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटाकर मूल संवेदना का स्पष्टीकरण होता है। इसके लिए समासिक शैली का प्रयोग करना पड़ता है। संक्षेपण के लिए बहुत सारे इनके भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इसमें 2-4 विशेषता हम देखेंगे, इसमें बताएंगे कि संक्षेपण की परिभाषा क्या है, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण वो रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित हो जाता है। सारांश। संक्षेपण क्या है? संक्षेपण वो रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित हो जाता है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। बड़ा चित्र है, उसका छोटा चित्र बनाना एक प्रकार का संक्षेपण है। मान लो एक बड़ा चित्र आंक दिया, मान लो 4 फीट का एक मूर्ति बनाया, उसी मूर्ति का आकार छोटे रूप में भी होता है और उसी छोटा रूप को ही हम कहते हैं संक्षेपण। जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उसका संक्षेप रूप हम इस रूप भी मिलते हैं, उसका
एक प्रकार का सारांश रूप, सार रूप, तो उसी सारांश या सार रूप को ही संक्षेपण कहलाते हैं या कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार हम कहते हैं कि संक्षेपण को हम निबंध भी कह सकते हैं। निबंध है ना, किसी वक्तव्य, लेख हो या निबंध हो, अनुच्छेद हो आदि भावों का जो संक्षेप में वो तर्क संगत एक प्रकार के भावात्मक भावात्मता उत्पादक भाषा में जो लिखना है एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का संक्षेपण है। ये बात है। तो हम संक्षेपण की विशेषता आएंगे। संक्षेपण कौन कौन सा है संक्षेपण की विशेषता है? संक्षेपण की विशेषता से पहले हम संक्षेपण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि संक्षेपण के कितने भेद होता है। हालांकि संक्षेपण के दो भेद होते हैं। एक मूल रूप से हम संक्षेपण के दो भेद होते हैं, एक स्वतंत्र विषयक संक्षेपण और एक पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण। तो जो स्वतंत्र विषयक संक्षेपण होता है वो स्वतंत्र मतलब वो जो संक्षेपण करते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से वो संक्षेपण करते हैं। वो साहित्य में होता है, वो आध्यात्म होता है, वो दार्शनिक होता है, वो राजनीति होता है, वो इतिहास में होता है, वो समाजशास्त्र में उसका प्रयोग करते हैं। आदि शब्द के विधायक शब्दों का प्रयोग जिस पर संक्षेपण किया जाता है, एक तिहाई जिसका एक तिहाई का प्रयोग करते हैं, वो स्वतंत्र विषयक संक्षेपण में आ जाते हैं। एक अंतिम दो है, दूसरा नंबर जो होगा वो होगा आपका पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण। पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत आएंगे कि व्यावसायिक अथवा प्रशासनिक पत्र का संक्षेपण एक तिहाई अंतर्गत क्या आएंगे, व्यावसायिक। जब पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण, एक ध्यान रखना कि संक्षेपण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वतंत्र विषयक संक्षेपण, एक स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाली एक तिहाई का वो उसका जो किया जाता है, और एक है पत्र व्यवहार विषयक। पत्र जो हम लिखते हैं उस पत्र व्यवहार के रूप में भी संक्षेपण का प्रयोग होता है। उसमें इसके अंतर्गत हम व्यावसायिक और प्रशासनिक पत्र का संक्षेपण एक तिहाई शब्द में बिना शीर्षक के प्रभाव संक्षेपण अथवा तालिका संक्षेपण के रूप में संक्षेप रूप में किया जाता है। तो संक्षेपण से हमें कुछ लाभ भी हैं। जैसे संक्षेपण से हमें क्या लगता है, विचारों की एकाग्रता, दृढ़ता का विकास होता है इसमें संक्षेपण के। जैसे शब्द व्युत्पत्ति का क्षमता बढ़ती है, विश्लेषण शक्ति का विकास होता है उसमें। हम कुछ पढ़ के ही उसका विश्लेषण कर लेते हैं अपने आप सोच के, तो एक प्रकार की विचारधारा जो है हमारी बढ़ जाती है, वो विश्लेषण शक्ति जो है हमारा विकास होता है। हमें गंभीर बनाती है, एक प्रकार की ग्रहण शक्ति का विकास होता है। तो थोड़े में बहुत सारी बातों की पहचान होती है, अर्थात मैं पहले बताया था कि गागर में सागर भरने की बात होती है। तो संक्षेपण की विशेषता हम लोग बताएंगे। संक्षेपण की विशेषता ये कॉमन विशेषता है, ये सब में ही वैसे ही विशेषता है एक प्रकार की। एक है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्पष्टता। संक्षेपण बनाते समय बनाते समय संक्षेपणकर्ता या संक्षेपणकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्पष्ट हो। उत्कृष्ट संक्षेपण वही है जिसमें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश इस प्रकार हो कि पढ़ने के साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तो ये स्पष्टता है। उसके बाद आओ कि संक्षिप्त रूप है ना, संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त रूप भी एक प्रकार के संक्षेपण की विशेषता है, जबकि इसकी हम व्याख्या की है। नेक्स्ट, भाषा शैली। संक्षेपण में मूल अवतरण से पृथक अपनी अपनी भाषा शैली में भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। भाषा शैली पर भी क्रमबद्धता, ये सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्रमबद्धता। संक्षेपण में क्रमबद्धता होनी चाहिए जिसमें भावों को हृदय तक पहुंचाने में आसानी हो। ऐसे क्रमबद्धता होना चाहिए कि जिसके भाव को उसके हृदय तक पहुंचाने में आसान हो। जो आप लिख रहे हैं, जो भी भाव आप व्यक्त कर रहे हैं, उसी भाव के पीछे और दूसरे भाव जुड़ा हुआ हो। ऐसा ना कि एक भाव इसमें जुड़ा हुआ है और वो जो भाव का जो एक भाव है वो भाव किसी
3-4 वाक्य के बाद है, तो उस भाव का वो आसानी से अपने हृदय में नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता में शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा, ये देखो ध्यान रखिए कि शुद्ध भाषा भी होनी चाहिए। से संक्षेपण की भाषा व्याकरण युक्त तथा मूल अवतरण की व्याख्या शुद्ध रूप की जानी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध भाषा। तो आज हम लोग इतना ही हम व्यक्त करते हैं। तो ESD 8 ब्लवी जो कार्यालय जो हिंदी है, कार्यालय हिंदी के जो प्रयोग करते हैं, जो कार्यालय में जो प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा कार्य है, वो हम लोग इसमें विस्तार कर लिया है। तो धन्यवाद।